नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी यूपी पीजीटी संस्कृत की परीक्षा आने वाली है। आप सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप लोगों की सहायता के लिए कणाद एकेडमी यूपी पीजीटी संस्कृत के जितने भी विषय हैं, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान आदि आदि, उन सब विषयों की आपको तैयारी कराएगा और उनको व्यवस्थित रूप से लेके चलेंगे, जिससे जिनका बेस नहीं भी है, जिन्होंने पहले बहुत अधिक अध्ययन नहीं किया है या नहीं भी किया है, तो वो भी उन विषयों को अच्छे से समझ सके। उसके लिए जो भी याद करने का पार्ट है, हम उसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। जहाँ समझने की आवश्यकता है वहाँ समझने का भी प्रयास करेंगे। मुख्य केंद्रण यही होगा कि आप कम से कम समय के अंदर अपनी तैयारी को पूरा कर सके। आशा करते हैं कि लगभग 1 महीने के अंदर आप संस्कृत के जितने भी विषय आपके इसमें लगे हुए हैं, उन सबको हम पूरा कर पाएंगे। बाकी आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। आपको यदि ठीक लगता है कि हम अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से उत्साहित कर सकते हैं, तो जिससे हम आगे और भी वीडियो आपको बना पाएंगे। तो इस तैयारी के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जिस तरीके से हम आपको पढ़ने के लिए कहें, उस पर आपको श्रद्धा और विश्वास रख के उसको फॉलो करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसका आपको काफ़ी अच्छा परिणाम आएगा। बहुत छोटी छोटी आपको मेथड बताएंगे याद करने के, जिससे आप कम समय में ज़्यादा तथ्यात्मक भाग को याद कर पाएंगे। तो आज हम जो विषय प्रारंभ कर रहे हैं वो व्याकरण का है। व्याकरण का विषय अपने आप में काफ़ी कठिन माना जाता है। जो गुरुकुलीय पृष्ठभूमि से है उनके लिए तो वो सरल है, लेकिन जिनकी पृष्ठभूमि गुरुकुल की नहीं रही है उनके लिए काफ़ी कठिन विषय रहता है। तो हम व्याकरण के पहले बेसिक्स को समझेंगे कि आगे का जो मुख्य विषय है व्याकरण का, वो हमें सही से समझ में आ सके। उसके लिए बहुत सारे बेसिक्स रहते हैं, उसको मैं थोड़ा बहुत बेसिक जितना हमारे लिए आवश्यक है उनको हम कवर करेंगे। तो यदि वो बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे हम व्याकरण का जो विषय पढ़ेंगे वो विषय भी आपको अच्छी प्रकार से आ पाएंगे। तो व्याकरण को समझने के लिए क्या क्या बेसिक्स की आवश्यकता है, उस बेसिक्स को देखिएगा आप। व्याकरण के जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के अंदर आपको पता है प्रत्याहार सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहार सूत्र क्या है, इनका क्या प्रयोजन है और इनसे प्रत्याहारों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जो अष्टाध्यायी के सूत्रों में प्रत्याहारों का प्रयोग है, उन प्रत्याहारों का प्रयोग इन प्रत्याहार सूत्रों के आधार पे ही किया गया है। इनके आधार पर ही वे बनाए गए हैं। तो हम इनकी फॉर्मेशन को समझेंगे कि कैसे प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, और दूसरा पार्ट कि कौन कौन से प्रत्याहार सूत्र होते हैं। यदि हम वो समझ में आएंगे, तो जब जब सूत्रों में उन प्रत्याहारों का प्रयोग होगा तो हम आराम से उनके अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे संधि सूत्र है, इको यणची आ गया आपका, वृद्धिरादैच आ गया, अदिंग गुणा आ गया। लगभग सभी आपके जो संधि सूत्र हैं उनमें आपके प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। तो एक तो यदि हमें प्रत्याहारों की जानकारी है, तो हम सीधा उन प्रत्याहारों के माध्यम से ही उन वर्णों का ज्ञान कर सकते हैं जिनका वहाँ पर सूत्र के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पर वर्णों को ही याद करने का प्रयास करते हैं कि अ, ई, उ से उत्तर, इसके परे रहते, उसको ये हो जाता है। वो कठिन पड़ता है। प्रारंभिक स्तर पे आपको लगता है कि हाँ वो सरलतया आप कर पा रहे हो, लेकिन अगर संपूर्ण पाठ को मिलाकर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बड़ा विषय पड़ता है, और उससे जो आपकी सीखने की प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो प्रत्याहार सूत्र संधि सूत्र में तो आवश्यक रहेंगे ही रहेंगे, और कहीं भी यदि इनका प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर भी हमारे समझने में ये सहयोग करेंगे। तो आज का विषय हमारा प्रत्याहार सूत्रों का ही रहेगा। दूसरा फिर विभक्तियों का अर्थ है। 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रत्येक विभक्ति का अपना अलग अलग अर्थ है। कर्ता का अलग है, कर्म का अलग है, संप्रदान का, करण का आदि आदि। लेकिन उन अर्थों के अलावा भी व्याकरण में विभक्तियों का अपना एक अर्थ है। वे अर्थ तो है ही, ऐसा नहीं कि वे अर्थ नहीं है, लेकिन उन अर्थों से अतिरिक्त भी कुछ अलग अर्थ भी यहाँ पर व्याकरण में दिए जाते हैं। जैसे पंचमी का है तस्मादिति उत्तरस्य, सप्तमी का है तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो ये सब हमारे लिए आवश्यक है। यदि हमें विभक्तियों का ज्ञान होगा तो आप मान के चलिए
कि सूत्रों को देखकर हम उनका अर्थ करने में काफ़ी हद तक सक्षम हो सकते हैं। यदि आपको उन विभक्तियों का ज्ञान नहीं है तो आप सूत्रों का अर्थ ही रटेंगे, उसको समझने की क्रिया आपकी दिक्कत रहेगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 पार्ट आपके जो मेन बेसिक में हम करेंगे। बाकी संधि समास आदि जो पार्ट हैं ये बड़े पार्ट हैं। संधि को भी हम जितना जितना अपेक्षित है, क्योंकि आपके सिलेबस में संधि का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो जो जो मुख्य संधियां हैं उनको हम करेंगे। समास आपके सिलेबस का विषय ही है, समास को भी करेंगे। संधि समास का क्या प्रयोजन है? यदि संधि के संदर्भ में आप देखो, संस्कृत का कोई वाक्य आया, उस वाक्य के अंदर 2 प्रकार के पदों का प्रयोग हो सकता है। कुछ तो अलग ही पद है जिनका किसी दूसरे पद के साथ में कोई भी संयोजन या दूसरे शब्दों में कोई संधि नहीं की हुई है। यदि मान लीजिए संधि की हुई है तो अब क्या होगा कि अब वो शब्द में हम अलग अलग पदों को नहीं पहचान पाते। यदि हमें संधि के नियम, विच्छेद के नियम पता है तो हम आराम से पहचान सकते हैं कि इनमें कौन कौन से पदों को जोड़ा गया है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है संस्कृत भाषा को समझने के लिए। ऐसी समास का है। समास हम जानते हैं कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ के संक्षिप्त रूप में बना दिया जाता है, उसको हम समास बोलते हैं। समसनम समासः ऐसा व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो यदि हम समास को समझते हैं तो हम शब्दों के अर्थों को जान सकते हैं। कोई भी आपका एक शब्द आया, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो हम समास के आधार पर काफ़ी हद तक उनके अर्थों को समझ सकते हैं। तो ये समास आपके सिलेबस का विषय भी है और वैसे भी आपके लिए आवश्यक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। अनुवाद का विषय काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चलाएंगे। तो इसमें हिंदी भाषा से संस्कृत में अनुवाद है या संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद है। इसके लिए काफ़ी सारे आपके फैक्ट्स हैं, शब्द रूप है, धातु रूप हैं, वो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उनको भी हम याद करने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ मेथड्स बताएंगे जहाँ पर कम समय में बहुत सारे आप शब्द रूप और धातु रूप याद कर पाएंगे। उन सबको लिए आपको थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो आज का जो विषय हम प्रत्याहार सूत्र वो प्रारंभ करते हैं। तो पहला पार्ट तो यही है कि प्रत्याहार सूत्र होते कितने हैं, ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं आपके, और प्रत्याहार शब्द अलग होता है और प्रत्याहार सूत्र अलग होता है। प्रत्याहार सूत्र तो जो आपके सामने लिखे गए हैं 14, ये है प्रत्याहार सूत्र। लेकिन प्रत्याहार क्या है? जो इन प्रत्याहार सूत्रों से बनेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं अण है, अक है, इक है, ये है आपके प्रत्याहार। तो ये भी अंतर रखिएगा कि प्रत्याहार सूत्र के संदर्भ में पूछते हैं तो आपको इनको फोकस करना है, और प्रत्याहारों के बारे में पूछते हैं तो आपको इनको फोकस करना है। और कारण कार्य के आधार पर देखें तो प्रत्याहारों के बनने का कारण है प्रत्याहार सूत्र, ये बेस है, इनके आधार पर ही प्रत्याहारों का निर्माण होगा। तो संख्या है 14, और कौन कौन से आपके ये दिए हुए हैं, अ, इ, उन, ऋ, ऋक, ए, ओं। ये आपको याद करेंगे तो अच्छी बात है, अगर हो सकते तो आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर भी एक टेक्निक मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिससे इन वर्णों की जो फॉर्मेशन है कि पहले कौन से वर्ण है, फिर कौन से वर्ण है, फिर कौन से वर्ण है, उसकी फॉर्मेशन को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपके स्वरों का प्रयोग किया गया है, जैसे अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ और औ। यहाँ तक जितने भी स्वर थे वे स्वर आपके आ गए हैं। आप देखेंगे हिंदी वर्णमाला में कुछ ज़्यादा स्वर होते हैं, दीर्घ भी होते हैं, लेकिन वे भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ सूत्र लगेंगे और वो सूत्र क्या करेंगे, जैसे अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः है, तो वो इनके ही द्वारा जो जो आपके स्वर बच गए हैं उनका भी ग्रहण करा लेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ तक आपके सभी स्वर आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है अंतस्थ। हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़े ही है अंतस्थ क्या होता है आपका, य, र, ल, व। तो इस ह को अलग करके बाद के जो 4 हैं य, व, र और ल, ये 4 आपके अंतस्थ आ गए। लेकिन महर्षि पाणिनि ने इनका अपना सीक्वेंस रखा है। हिंदी वर्णमाला में हम जैसे य, र, ल, व पढ़ते हैं उस प्रकार का सीक्वेंस नहीं है, वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा इस सीक्वेंस को जानने के लिए। फिर आपके 5 वर्ग होते हैं, आप सभी को शायद जानकारी होगी, कु, चु, टू, तु और पु। जहाँ पे कु डिनोट करता है आपके क वर्ग को, चु करता है च वर्ग को, ऐसे ही टू ट वर्ग को करेगा,
तू त वर्ग को और पू करेगा प वर्ग को। ये 5 वर्ग हैं जिनका व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। और क वर्ग में भी क्या है आपके उस क के सिमिलर स्थान प्रयत्न वाले जो हैं आपके 5 वर्ण आ जाते हैं, क ख ग घ और ङ। ऐसे ही च वर्ग में च छ ज झ ञ, अन्य वर्गों में भी आप इसी प्रकार से जान सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो आगे के वर्ण हैं इन्हीं वर्गों पर आधारित है। पहले वर्ग की 5वां नंबर दिया आपका, 5th जो वर्ण है आपका य म ग ण न, इनको दिया। फिर चौथा वर्ण दिया झ भ घ ढ और ध तक। फिर तीसरा वर्ण दिया ज ब ग ड द, यहाँ तक। फिर दूसरे नंबर का दिया ख फ छ ठ और थ तक। फिर वर्ग का पहला वर्ण दिया च ट त और क और प तक। फिर आपके दिए हैं ऊष्म वर्ण श श स और ह। इस तरह से इनकी फॉर्मेशन है। बाकी पूरा सीक्वेंस यदि आपको जानना है तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा आपको लग गया कि किस किस तरह से इनकी फॉर्मेशन की हुई है। अब इसके बाद इन प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है उस पार्ट को हम देखते हैं। क्योंकि आपने जब इन प्रत्याहार सूत्रों को देखा तो बीच बीच में जो हलंत वर्ण थे उनको हमने छोड़ दिया था। जैसे जब हमने अ ई उ कहा तो ण को छोड़ दिया, फिर रील री कहा कि क को छोड़ दिया। तो इनका अपना एक प्रयोजन है कि हमने क्यों छोड़ा। इनका जो प्रयोजन है आपका वो प्रत्याहारों के बनाने के लिए है। तो कैसे बनते हैं उसके लिए हम एक सामान्य रूप से एक सूत्र समझते हैं जो इन प्रत्याहारों का निर्माण करता है, वो है आदिरन्त्येन सहिता। तो मैं अलग अलग पदों को अलग अलग करके लिखता हूं, आदि ही अन्त्येन सह और इता। यही सूत्र है जो आपके प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण करेगा किन से? प्रत्याहार सूत्रों से। और क्या निर्माण करेगा प्रत्याहारों का, कौन करेगा? ये जो सूत्र आपका दिया गया है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? आदि ही, आदि जो वर्ण है, अन्त्येन इता सह, अंतिम इत व संजक वर्ण के साथ। अब जैसे पहला सूत्र हम ले अ ई उन, यहाँ पे जो ण है आपका ये अंतिम भी है पहला पार्ट, और इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है। जो सूत्र मैं बोल रहा हूँ हलंत्यम इत्यादि, यदि आपको जानकारी नहीं हो तो आप मान लीजिए कि हाँ इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो ण की इत संज्ञा हो गई। अब ये जो ण था आपका ये क्या हो गया? ये अंत्य इत संजक हो गया। तो ये जो आदि वर्ण था, आदि वर्ण क्या है आपका? अ। और ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आदि का अभिप्राय क्या है आपका? ऐसा नहीं कि उन प्रत्याहार सूत्रों का जो इनिशियल वर्ड है बिल्कुल स्टार्टिंग वाला उसको ही आदि कहेंगे, ऐसा अभिप्राय नहीं है। इनका अभिप्राय ये है कि जो इत संजक वर्ण है आपका, जैसे हमारे प्रसंग में ण था, इससे पहले जो भी वर्ण होंगे वे सब आपके आदि ही कहलाएंगे। तो आपको इसी रूप में ही आदि देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आदि वर्ण पे किसको देखा? उदाहरण के रूप में अ को देखा। तो ये जो अ आदि वर्ण था, इस इत संजक ण वर्ण के साथ एक प्रत्याहार बनाएगा और वो बनेगा आपका अ और ण को मिलके अण प्रत्याहार। अ मिल गया और साथ में जो अंतिम इत संजक वर्ण था ण, उन दोनों को मिला के क्या बन गया? अण बन गया। अब ये जो अण प्रत्याहार है ये किस किस का ग्रहण कराएगा? नॉर्मल अगर हम कहें तो अ से लेकर ण तक, तो अ का, ई का और ऊ का। और ये ध्यान रखना है कि जो इत संजक वर्ण है, खासकर अंत वाला जो आपका मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका ग्रहण नहीं होता प्रत्याहार में। वो तो एक संकेतक मात्र है ये बताने के लिए कि कहाँ तक ग्रहण कराना है। तो अ, ई और उ, इन 3 वर्णों का ही ग्रहण किया जाएगा। तो इसका क्या है कि जो अ लिखा गया है, इस अ का भी, और उस अ से लेकर न के बीच में जितने वर्ण आएंगे उनका भी। अब मान लीजिए अगर आपको सीक्वेंस से सब याद है तो कितना आपको अनुकूल होगा कि जब को कहा कि एंग प्रत्याहार, जैसे एंग पदांता दति सूत्र है आपका संधि का, तो आपको एंग में क्या क्या आता है याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सूत्र याद है ए ओंग। तो आप तुरंत देख सकते हैं कि एंग में क्या क्या आएगा, ए से लेके ग तक। ऐसे ही आपका उरन रपरह सूत्र आ गया, तो यहाँ पे अण लिखा हुआ है, तो अण के लिए आपको अलग अलग वर्णों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अण देख के तुरंत पहचान कर पाएंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई और उ। तो ये जो यहाँ पे प्रत्याहार लिखे गए हैं ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। ठीक है, ये संज्ञाएं हैं।
और संज्ञा क्या करती है, वो किसी का बोध कराती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने है, हाँ, उसका नाम आपने रख दिया कि इसका नाम मनीष है, ठीक है, तो मनीष जो नाम रखा ये संज्ञा है, और वो मनीष संज्ञा जिसका बोध करा रही, जिस व्यक्ति का बोध करा रही है, वो व्यक्ति उसका संजी कहलाएगा। एक पदार्थ जो सामने आपके चल रहा है उसको आप गाय कह रहे हो, तो गाय जो साउंड आपने प्रोनाउंस किया वो आपका संज्ञा हो गया, और वो नाम जिसको कह रहा है उसको हम क्या कहेंगे, संजी। तो ये जो प्रत्याहार आदि सब लिखे हुए हैं ये सब क्या है आपके, ये सब संज्ञाएं हैं। और इन संज्ञाओं के द्वारा किनका बोध होगा, जिनका ये ग्रहण कराएंगे। जैसे अण संज्ञा किसका ग्रहण कराएगी, अ, ई और उ। तो ये जो 3 वर्ण हैं आपके, ये इस अण संज्ञा के द्वारा बोध्य हैं, मतलब इनका बोध कराया जा रहा। या कह सकते हैं इस अण संज्ञा का संजी है अ, ई और उ। इसी प्रकार से आपको अन्य अन्य स्थानों पर भी देखना चाहिए। जैसे कुछ मैं आपके सामने और रखता हूँ। अगला जैसे रील रिक आया, रील रिक में सबसे पहले आपको क्या देखना है, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, जो कि यहाँ पर है क। ये क आपका अंतिम इत संज्ञक वर्ण है। अब ये इसके पहले के जो आदि वर्ण हैं उनके साथ मिलेगा और मिलके वो सब एक प्रत्याहार बनाएंगे। तो ऐसे बनने में तो बहुत सारे बन सकते हैं, रिक भी, रिक भी, उक भी, कई सारे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि बना तो लेंगे, लेकिन चूंकि उन प्रत्याहारों का अष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं है तो उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता, उनको बनाने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें उन्हीं प्रत्याहारों को बनाना चाहिए जिनका पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पे क को देखते हुए इन्होंने 3 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है, अक का, इक का और उक का। इस क की अपेक्षा जो उ है वो भी आदि में है, जो ई है वो भी आदि में है, और जो अ है वो भी आदि में है। तो ये नहीं रखना है कि जब हम रील रिक को देख रहे हैं तो केवल इसी के ही वर्णों को देखें। सीक्वेंस इस तरह से आपका चलता आगे आगे। तो जब हम क को देखते हैं तो इस क से पहले जितने भी हैं आपके वे सब आदि होंगे। जब ग को देखेंगे तो इससे पहले के जो होंगे वे भी आदि होंगे। ऐसे च से पहले जो होंगे वे सब भी आदि होंगे। इसी सीक्वेंस को आपको आगे आगे भी जोड़ते रहना चाहिए। इस क के साथ में उ मिला तो उक प्रत्याहार बन गया, इस क के साथ में ई मिला तो इक बन गया, और अ मिला तो अक बन गया। अब मान लीजिए उक बना तो उ से लेकर क तक क्या क्या वर्ण आएंगे, अ, ई, उण, और उसके बाद री और री। तो उक प्रत्याहार में उ का, री का और री का, इन 3 वर्णों का ग्रहण होगा। ऐसे जब इक करेंगे तो ई और एक्स्ट्रा आ जाएगा, और अक करेंगे तो अ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अ, ई, उ, रील, री, इन 5 वर्णों का ग्रहण होगा आपका अक प्रत्याहार में। अब मान लीजिए आप संधि पढ़ रहे हो, दीर्घ संधि, और वहाँ पे सूत्र आ गया अकह सवर्णे दीर्घ। और एक तो ये है कि आप ये याद कर रहे हो कि अ, ई, उ, री और री, इससे उत्तर, और उसकी अपेक्षा आपने अक ही याद किया हुआ है, और अक का आपको पता है कि अक में क्या क्या वर्ण आते हैं आपके, अ, ई, उ, रील, री। तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया। तो इसलिए हमें इस फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको आगे ईजी रहेगा। ऐसे इक में, ऐसे उक में, ऐसे कुल मिला के देखें तो आपके काफ़ी सारे प्रत्याहार बनते हैं 43, लेकिन वो आपको याद नहीं करने। जो मुख्य मुख्य हैं मैं उनको संकेत कर रहा हूँ। ये 4 आपने मुख्य देखे, एंग वाला है ये आपको ध्यान रखना है, फिर अच है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, फिर एच है आपका और ऐच है, इनको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अट है आपका, ये भी संधि में प्रयोग किया जाता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अण है, देखिए अण आपके 2 बन गए, तो फॉर्मेशन की दृष्टि से दोनों अण हैं। पहले वाला भी जो हमने बनाया था अ, ई, उण में, वहाँ पर भी अण था, यहाँ भी अण है, लेकिन दोनों के द्वारा ग्रहण कराए जाने वाले जो वर्ण हैं उनमें अंतर है। जो ये अण बनाया था इसमें तो आपके 3 ही वर्ण थे, अ, ई और उ, और यहाँ तक जो लण के ण तक अण बनेगा उसमें सारे के सारे स्वर भी आएंगे, ह भी, य भी, व भी, र भी और ल भी, ये सब अंतस्थ और साथ में ह। इन सभी वर्णों का ग्रहण आपका इस वाले अण में आपका ग्रहण होगा, और इसका सूत्र है आपका अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, जहाँ पर इस वाले अण का प्रयोग किया गया है। ईण है, ईण भी ध्यान रख सकते हैं। यण तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, संधि में प्रयोग किया जाता है। यम है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, यम वाला पार्ट। पहले तो प्रत्याहार सूत्रों को याद करना आपको, वे याद हो जाएंगे तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यही है, ये याद कर सकते हैं।
झश और भश ये याद कर सकते हैं। अश, ये उनका मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ जिनका संधियों में प्रयोग किया जाता है। हश है, हश कर सकते हैं। झश और जश कर सकते हैं। बश है, बश कर सकते हैं। यही है आपका अनुस्वार से यही परस अवर्णः, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। झय का भी यहाँ सामान्य रूप से कर सकते हो, झय का प्रयोग किया जाता है आपका संधियों में। खई आदि छोड़ दीजिए। यर का प्रयोग किया जाता है, यर कर सकते हैं। झर का भी झरो झरी सवर्णे में है। खर इम्पोर्टेंट है, चर इम्पोर्टेंट है। शर का भी संधि में करते हैं, शरीच इत्यादि में। अल वाला इम्पोर्टेंट है। अल में आपके सभी वर्ण आ जाएंगे, स्वर भी और व्यंजन भी। जैसे अगर स्वर को कहो तो अच में आ जाएगा आपका, और पूरे अगर व्यंजनों को कहो तो हल में आ जाएगा, और सभी वर्णों को कहो तो अल के द्वारा आ जाएंगे। कैसे कैसे आएंगे देखिए, ऊपर ये सूत्र जो थे आपके, जैसे अच बना रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ तक, अ से लेके च तक। तो देखिए जितने भी आपके स्वर थे, अ ई उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, वो सब आ गए। हल बनाएंगे तो इस ह से लेकर ल तक। एक हल आपका प्रत्याहार सूत्र है और एक हल आपका प्रत्याहार है। तो मैं हल प्रत्याहार की बात कर रहा हूँ। उस हल प्रत्याहार में क्या आएंगे, इस ह से लेकर यहाँ के ल तक, तो जितने भी व्यंजन है वो सब आपके आ जाएंगे। और यदि अल बनाते हैं तो यहाँ के अ से लेके लास्ट के ल तक, उसमें स्वर भी व्यंजन भी, मतलब सभी जो वर्ण थे वो सारे के सारे वर्ण उसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है, वल इम्पोर्टेंट है आपका, हल इम्पोर्टेंट है। रल वाला उतना नहीं है, बाकी प्रयोग तो होता है लेकिन छोड़ सकते हैं। झल इम्पोर्टेंट आपका, शल वाला भी छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ है आपके प्रत्याहार, तो जो आपकी संधि कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आपको ये ध्यान रहेंगे तो आप संधि को सरलता कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वाले पार्ट में हमने प्रत्याहार किया और इसी श्रृंखला को हम आगे लेके चलेंगे। फिर हम विभक्तियों का पार्ट पढ़ेंगे। वो विभक्तियों को करने के बाद फिर हम आपके आएंगे जो आपके पीजीटी में डायरेक्ट विषय दिए हुए हैं, उन विषयों को पढ़ेंगे। वो साथ साथ में उनको तैयार करते हुए चलेंगे। तो आपको जो भी दिक्कत रहती है समझने में, करने में, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। आपके प्रोत्साहन करने से हम आगे और अच्छे से अच्छा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। ओम शम।